Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with revision lecture of corporate governance, and this corporate governance is only applicable for CMA final. Okay, now I have to start revision. First of all, we know that what do you mean by corporate governance? Corporate governance क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है जैसे कि जो कंपनी होते हैं वो अपना फेयरनेस बनाएंगे, बैलेंस शीट, और अकाउंटेबल होंगे, अकाउंटेबल टू स्टेक होल्डर मतलब शेयर होल्डर भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, फिर शेयर होल्डर बता दिए, गवर्नमेंट हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह पेमेंट करना होता है तो वो भी हो सकता है। शेयर होल्डर को डिविडेंड से रिलेटेड हो सकता है, और उस कोई परचेसर हो सकता है, कोई सेलर हो सकता है, कोई बायर हो सकता है, तो ये सब स्टेक होल्डर होते हैं। अकाउंटेबल होंगे स्टेक होल्डर। फिर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कंपनी का, मतलब जो कंपनी जो भी काम करता है वो ट्रांसपेरेंसी करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब जो भी काम कर रहा है कंपनी वो डिस्क्लोजर के थ्रू हमेशा एनुअल रिपोर्ट में देना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। ओके, let it be. Corporate governance refers to the set of policies that are created for directing a company on the tenets of, जो मैं बताया, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल होना चाहिए। जो कंपनी है वो अकाउंटेबल होना चाहिए टू अ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर में सब आ जाएंगे, शेयर होल्डर भी आ जाएंगे, कोई सेलर है या कोई परचेसर है वो भी आ जाएगा, और गवर्नमेंट भी आ जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना होता है ना। ठीक है, अगर कंपनी का लॉस है, अरे जीएसटी तो पेमेंट करना होगा ना। आप सोच रहे होंगे कि लॉस में क्यों पेमेंट करेगा टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स पेमेंट नहीं करेगा बट जीएसटी तो पेमेंट करेगा ना। तो अकाउंटेबल टू गवर्नमेंट भी हो सकता है। और ट्रांसपेरेंसी, जो कंपनी जो भी काम करेगा वो ट्रांसपेरेंसी से काम करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब डिस्क्लोजर देते रहना होगा। और इथिकल प्रैक्टिस, जो भी वहाँ पे जो डायरेक्टर लोग जो काम करेंगे कंपनी में वो इथिकली काम करना चाहिए। इथिकली मतलब इंटीग्रिटी मीन्स हॉनेस्टी के साथ वो काम करना चाहिए। तो कहता है इट इज एन ओवरव्यू ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द पीपल इन चार्ज ऑफ रेगुलेटिंग द फंक्शंस ऑफ द कंपनी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनहांसिंग इट्स वैल्यू। अगर सब लोग डायरेक्टर लोग सब अच्छे से काम करते हैं तो उस कंपनी का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगा, मीन्स गुडविल उस कंपनी का इंक्रीज होगा। सो नेक्स्ट वन, दिस लाइन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देखिए मैं आपको ना जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस आप लोगों को कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डे बिफोर एग्जाम रिवाइज कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं जो इम्पॉर्टेंट जो लाइन है वो मैं हाईलाइट करूंगा और उसको मैं डिस्कस करूंगा। सो नेक्स्ट वन इज corporate governance has been gaining momentum across the world due to various corporate failure। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कब आया, कैसे आया? जैसे कि बहुत सारा कॉर्पोरेट फेलुअर है। जैसे इंडिया में ही सत्यम जो स्कैंडल, मतलब जो सत्यम का जो कंपनी था, जो आईटी का कंपनी था, वो उसमें तो आप लोग जानते हैं कि जो शेयर का जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा हो गया कर दिया था, बट उतना था नहीं। शेयर का प्राइस उसका फेस वैल्यू से भी कम था, मगर उसका जो स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस था वो अप टू 300 रुपीज़ तक था। सो वो मैं डिस्कस करूंगा बाद में। पहले यहाँ पे देखते हैं कॉर्पोरेट फेलुअर के कारण कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया। अनइथिकल बिजनेस प्रैक्टिस के कारण आया। अनइथिकल बिजनेस प्रैक्टिस मीन्स जो भी डायरेक्टर लोग थे वो अनइथिकली काम कर रहे थे, और इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर दे ही नहीं रहा था। जो एनुअल रिपोर्ट बनता था ना उसमें कुछ डिस्क्लोजर नहीं देता था कंपनी, इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया। नेक्स्ट पॉइंट है द टॉपिक ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज गेन्ड अटेंशन सिंस 1980s। 1980s में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बात चलने लगा था। एंड मोर सो आफ्टर द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूड बाय द कार्डिवेरी कमिटी। ये जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूड फर्स्ट ऑफ ऑल बाय कार्डिवेरी कमिटी इन लाइन विथ कार्डिवेरी कमिटी। जो कुमार मंगलम बिरला थे ना वो भी सजेस्ट किए थे कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर कंपनी इन इंडिया। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पहले तो कार्डिवेरी कमिटी किया, फिर उसके बाद कुमार मंगलम बिरला भी सजेस्ट किए थे फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर द कंपनी इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू कुमार मंगलम बिरला कमिटी ये कुछ बोले थे, उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। ये याद करिएगा। कुमार मंगलम बिरला कमिटी जो बना था वो उसमें इनका जो सेंटेंस था कुमार मंगलम बिरला का, कि वो बोले थे कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। ठीक है,
और इसके बाद हाँ यहाँ पे भी देखिए नेवी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्री प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन बाय मैनेजर्स एंड लार्ज स्टेक होल्डर इन डिफरेंट जुरिडिक्शंस, देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग नीचे हाँ ये लीगल फ्रेमवर्क है कि लीगल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जैसे कि द कंपनी इन इंडिया हैव टू कंप्लाई विथ प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013 एंड सेबी guidelines. The company in India have to comply with provision of कंपनी एक्ट 2013 एंड सेबी गाइडलाइंस। जो भी इंडिया में जो कंपनी है ना वो कंपनी एक्ट 2013 भी फॉलो करता है, और जो सेबी का जो रूल्स गाइडलाइंस है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो सेबी बनाया है वो भी उसको फॉलो अप करना पड़ता है हर एक कंपनी को। तो और बोलता है लीगल फ्रेमवर्क में कुमार मंगलम बिरला कमेटी रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू कुमार मंगलम बिरला तो बताए थे ऊपर कि डायरेक्टेड एंड कंट्रोल, कंपनी को डायरेक्ट एंड कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यूड बाय द ICAI, लीगल फ्रेमवर्क में सब दिया हुआ है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करेगा ICAI। देखिए हम लोग का जो इंस्टीट्यूट का मैट है अभी भी इसको अमेंड नहीं किया गया है, क्योंकि अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ICAI नहीं इशू करता, अब तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नफरा इशू करता है। तो थोड़ा जान लेते हैं कि नफरा होता क्या है। नफरा एक ऐसा रेगुलेटरी बॉडी बनाया गया जो स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाया गया है, वही अब मतलब AS बनाएगा, अकाउंट स्टैंडर्ड भी बनाएगा और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी बनाएगा। और नफरा का एक और काम है ना, वो जो भी ऑडिटर है ना वो उनको चेकअप करते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, इसका मैं समरी थोड़ा बता दिया आप लोगों को। इसका बहुत सारा है नफरा से रिलेटेड। मैं आपको जो नफरा से रिलेटेड आपको अगर जानना है तो मेरा एक सेपरेट वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप नफरा सर्च करिएगा, नफरा हिमांशु रंजन क्लासेस, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। सो नाउ वी हैव टू प्रोसीड। देखिए फिर बोलता है कि द कंपनी एक्ट 2013 इज द relevant statute in India that govern incorporation and functioning of companies, the ordinary business activity, declaration of dividend बोलता है, appointment of director, जिसे डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड देगा, जैसे डिविडेंड देगा तो पता चल जाएगा कि हाँ की कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है। और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा तो एज पता चलेगा कि डायरेक्टर अपॉइंटमेंट कर रहा है। नहीं तो पहले होता था कि एक ही डायरेक्टर सालों सालों चलते जा रहा है, तो अगर रोटेट करेगा डायरेक्टर तो भी जो भी फ्रॉड वगैरह होता है ना वो थोड़ा कम होगा। एक्सेप्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो मोर देन 51% जो शेयर होल्डर होते हैं वो अपॉइंट करेंगे। देखिए मोर देन 51% शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे। ये सेकंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो अपॉइंट होता है ना नॉन गवर्नमेंट कंपनी में, उसमें एक केस है कि एक सबसे मतलब मोर देन 51% ऑफ शेयर होल्डर हैज टू अपॉइंट वन स्टेट ऑडिटर। ठीक है, तो मगर ये जो फर्स्ट ऑडिटर होते हैं उनको तो आप लोग जानते ही हैं कि जो फर्स्ट मीटिंग होता है ना कंपनी का विथिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये BOD अपॉइंट करते हैं। बट ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, और लीगल फ्रेमवर्क में बोलता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजनेस एक्टिविटी है, जो रूटीन बिजनेस एक्टिविटी है, उसमें अप्रूवल 75% शेयर होल्डर का होना चाहिए। ये सब लीगल फ्रेमवर्क है। देखिए ये सब एग्जाम में आता नहीं है, बट आपको लीगल ये जो फ्रेमवर्क है आपको समझना पड़ेगा। अगर आप समझेंगे नहीं तो आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझ में नहीं आएगा। तो ये सब इसका बैकग्राउंड है। फिर बोलता है यहाँ पे कि कुमार मंगलम बिरला कमेटी रिपोर्ट रिक्वायर्ड दैट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर शुड प्रोवाइड रिज्यूम टू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फंक्शनल एक्सपर्टाइज, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। ये भी बताएगा कि जो डायरेक्टर जो अपॉइंट होंगे ना कंपनी में, उन लोग का लिमिट कर दिया कि एक डायरेक्टर है जो कि 20 कंपनी में ही एज ए डायरेक्टर काम कर सकता है, और उसमें भी पब्लिक कंपनी होगा वो 10 ही पब्लिक कंपनी हो सकता है। ये सब कुमार मंगलम बिरला जो कमेटी थे वो वही सब डिस्कस किए थे। और यहाँ पे लिखे थे कि कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट मेंशन that board shall consist of 50% of non-executive director if the chairman is executive। बोलते हैं कि अगर कंपनी का चेयरमैन अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, कंपनी का चेयरमैन अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा तो 50% मीन्स 1/2 मीन्स हाफ ऑफ द जो डायरेक्टर होंगे वो नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। ठीक है, और अगर एटलीस्ट हाफ ऑफ द डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब अगर चेयरमैन अगर एग्जीक्यूटिव होगा ना तो हाफ ऑफ द डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, और अगर जो
चेयरमैन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, चेयरमैन अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट। 1/3, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि अगर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है तो हाफ ऑफ द डायरेक्टर मीन्स हाफ ऑफ द बीओडी शैल बी द इंडिपेंडेंट। अगर जो चेयरमैन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है तो 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शैल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, नाउ वी हैव टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। तो बोलता है इसमें कि द रेमुनरेशन पेएबल टू मैनेजरियल पर्सनल अंडर दिस एक्ट इफ देयर इज ओनली वन सच पर्सन शैल नॉट एक्सीड 5%। जो मैनेजरियल रेमुनरेशन जो डायरेक्टर को मिलता है ना, सेक्शन 197 में, सेक्शन 197 में दिया हुआ है कि मैनेजरियल रेमुनरेशन के बारे में जो डायरेक्टर को मिलता है, तो उसमें बोलता है कि एक डायरेक्टर को जो रेमुनरेशन मिलेगा वो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। इन केस ऑफ, बोलता है कि इन केस ऑफ मोर देन वन मैनेजरियल रेमुनरेशन managerial personnel, sorry, in case of more than one managerial personnel it shall not exceed 10% of its net profit। अगर कंपनी में एक से ज़्यादा अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं तो उनको 10% से ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट जो होता है उससे उनसे ज़्यादा उन लोग को रेमुनरेशन नहीं मिलना चाहिए। फिर बोलता है यहाँ पर एक्सेप्शन दिया हुआ है, एक्सेप्शन विथ प्रायर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ज़्यादा दे सकते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दिया तो। फिर बोलता है इन केस ऑफ ए कंपनी which incurred a loss in the current financial year the limit on the salary and perquisites is to be paid managerial personnel। इसका तो अलग ही चार्ट दिया हुआ है। यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, ये बोलता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड अगेन अंडर द एक्ट एंड द मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 10% ऑफ द कैपिटल कैन मेक एन एप्लीकेशन टू रिलीफ फॉर द कंसर्न्ड अथॉरिटी। देखिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के बारे में जो दिया हुआ है यहाँ पे, वो हम लोग एक चैप्टर डिस्कस किए थे ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। इसका भी अगर आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए मीन्स रिवीजन वीडियो चाहिए तो आप मेरा यूट्यूब पे आप मेरा वीडियो सर्च कर सकते हैं, सर्च करिएगा ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हिमांशु रंजन क्लासेस, आपको इस वीडियो आपको मिल जाएगा। आपको मैं इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ कि होता क्या है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के बारे में दिया हुआ है। वी हैव टू डिस्कस दिस ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। उसमें बोलता है ना कि जैसे देखिए हर एक कंपनी में होता है कि कुछ शेयर होल्डर के पास अच्छा स्टेक होता है, मतलब मोर देन 70% हो जाता है किसी शेयर होल्डर को, और कुछ शेयर होल्डर होते हैं उनके पास बहुत कम स्टेक होल्डर होते हैं। तो जो कम स्टेक होल्डर होते हैं ना, शेयर होल्डर होते हैं, तो उनको बहुत सताते हैं इन लोग उसको कुछ भी नहीं, डिविडेंड कभी नहीं देते हैं उन लोग को। तो कभी उनको बोर्ड मीटिंग जो होता है उसमें नोटिस तक नहीं आता है। तो बोर्ड मीटिंग हो गया चाहे शेयर होल्डर का जो मीटिंग है उसमें भी जाता है, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इसमें से बोलता है कि जो माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर होता है वो अपना राइट के लिए NCLT को अप्लाई कर सकता है। NCLT को अप्लाई करने के लिए उसको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा NCLT 1। वो NCLT 1 फॉर्म फिलअप करेगा और NCLT को देगा, और कितने लोग मिल करके दे सकते हैं इसमें कंडीशन दिया है। और ये जो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ, सेक्शन 241 टू सेक्शन 246 तक दिया हुआ है कंपनी एक्ट 2013 में, ठीक है। और इसमें जो मेंबर अप्लाई करेंगे मीन्स NCLT को कि हाँ मेरे साथ मिसमैनेजमेंट इस ऑपरेशन मिस मेरे साथ जाती हुआ मीन्स तो जाती हुआ है हिंदी में बोले तो, इंग्लिश में ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट होता है। तो 100 मेंबर और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल। तीनों में से सबसे कम कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो शेयर होल्डर NCLT को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो उसका राइट वायलेट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे फिर एक और हम लोग का जो मैटर अभी आउटडेटेड है, मतलब अभी अमेंड इंस्टीट्यूट किया नहीं है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है देयर इज नो स्पेशल प्रोविजन अंडर द कंपनी एक्ट टू प्रोटेक्ट द क्रेडिटर्स। अरे क्रेडिटर के लिए नहीं कहा है यार, क्रेडिटर के लिए तो है ना IBC 2016 में, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 ये तो आया ही। कैसे बोलते हैं आपकी देयर इज नो स्पेशल प्रोविजन अंडर द कंपनी एक्ट 2013 टू प्रोटेक्ट द क्रेडिटर इफ द, यहाँ पे तो है IBC तो आया ना, ठीक है। यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इफ द कंपनी मेक्स डिफॉल्ट देन क्रेडिटर हैव टू मूव टू द सिविल कोर्ट। देखिए यहाँ पे क्रेडिटर सिविल कोर्ट ना जा करके एक ओल्ड एक्ट में था, यहाँ पे NCLT होगा, ठीक है। जो क्रेडिटर होंगे अगर उनके साथ जाती हुआ मीन्स ऑपरेशन हुआ तो वो NCLT में जाएंगे, सिविल कोर्ट काट करके यहाँ पे NCLT लिख दीजिएगा, ठीक है।
यहाँ पे एनसीएलटी होगा फॉर रियलाइजेशन ऑफ द ड्यू विच डिमांड्स मोर टाइम एंड मनी टू स्पेंड टू अराउंड द कोर्ट्स. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ इज this discuss about securitization. The securitization and reconstruction of financial asset enforcement of Security Act 2002. इसमें ये देखिए पैराग्राफ क्या बोलता है, जो सरफराइसी एक्ट होता है उसमें क्या बोलता है, कोई बैंक है उसका अगर कोई बोरोवर है जो पैसा लिया और कंपनी और जो बोरोवर है वो बैंक को पैसा रिपे नहीं कर पा रहा है, तो आज का डेट में आप जानते हैं कि बैंक का कितना एनपीए हो चुका है, तो वो बैंक किसी एक सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को अपॉइंट करता है, कोई भी बैंक ले लीजिए, वो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को अपॉइंट करता है. अब वो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी उस जो बोरोवर है बैंक का, उसका बोरोवर बन जाएगा जो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी है, और उससे वो डायरेक्ट वसूली करेगा और वसूली करके कुछ कमीशन काट करके बैंक को रिपे कर देता है, वो होता है सिक्योरिटाइजेशन. ये जो पैराग्राफ है, ठीक है. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आता है, ये सब हम लोग लीगल फ्रेमवर्क की डिस्कस कर रहे हैं अभी तक. फिर बोलता है द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी विच इश्यू गाइडलाइंस rules and guidelines to companies to ensure protection to of investor. जो भी सेबी है ना, जो स्टॉक एक्सचेंज में जो भी इन्वेस्टर होते हैं उन लोगों को प्रोटेक्शन करते हैं, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, और उसका राइट भी प्रोटेक्ट करता है. क्योंकि देखिए कोई भी अगर कंपनी ना शेयर इश्यू करता है तो 100% आप में कोई भी कंपनी है 100% आप पब्लिक को आप इश्यू नहीं कर सकते. 20% एटलीस्ट 20% तो आपका जो प्रमोटर है उनको रखना ही पड़ता है, उसके बाद ही आप बेच सकते हैं. तो ठीक है, हम लोग यहाँ लीगल फ्रेमवर्क में आ गए. प्री लिबरलाइजेशन के पहले क्या था, जैसे कि पहला कंपनी 1866 में आया था, फिर 1882 में आया था, 1913 में आया था, 1932 में आया था, ये सब. फिर पार्टनरशिप एक्ट आया 1932 में आया, ये सब डिस्कस किया है. कुछ खास नहीं. 1956 में कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट हो गया था इंडिया में, ये सब लिखा हुआ है, कुछ खास नहीं यहाँ पे. फिर ये पोस्ट लिबरलाइजेशन, मीन्स लिबरलाइजेशन मतलब 1990 का बाद का, जो उसमें हम लोग का जो मनमोहन सिंह है ना, उसमें भारत का फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो बहुत काम किए यार उसमें. पोस्ट लिबरलाइजेशन, उसके बाद इंडिया हैज़ बीन केनी लुक्ड ऑफ 1980s में ना, 1980s आते आते जो इंडिया है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे ध्यान देने लगा था. ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं. द फर्स्ट फेज ऑफ इंडियाज कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म 1996 से 2008, जो फर्स्ट इंडियाज कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो 1996 से 2008 तक रहा है. द इंडियाज कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म एफर्ट वेयर इनिशिएटेड बाय कॉर्पोरेट इंडस्ट्री ग्रुप, मेनी ऑफ व्हिच वेयर इंस्ट्रूमेंटल इन एडवोकेटिंग एंड ड्राफ्टिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस. फर्स्ट याद रखिएगा कि फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो 1996 से 2008 तक था. सेकंड वन इज, याद करिएगा यहाँ पे, 1998 में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री आया था. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 1998 में आया था, वो आया था डिजायरेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस या कोड. 1996 में आया CIE मीन्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, स्पेशल इनिशिएटिव ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑन फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव इन इंडियन इंडस्ट्री. The objective was to develop and promote a code for company in private sector, public sector, bank, financial institution, all of which are corporate entity. सबके लिए कोड लाया गया था 1988 में. 1998 में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री आया था. अब 1999 में जो रिपोर्ट था ना कुमार मंगलम बिरला, उनका रिपोर्ट आया था 1999 में. वो सेबी था ना, उनको अपॉइंट किया था. सेबी अपॉइंटेड कुमार मंगलम बिरला एज चेयरमैन टू गिव ए कॉम्प्रहेंसिव व्यू ऑफ द इश्यू रिलेटेड टू इनसाइडर ट्रेडिंग टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द वेरियस स्टेक होल्डर. कुमार मंगलम बिरला कमेटी को, कुमार मंगलम बिरला को अपॉइंट किया था. इन्हीं का नाम पे कुमार मंगलम बिरला कमेटी रिपोर्ट बनाया गया था और रिपोर्ट दिए थे, और इनको अपॉइंट किया गया था फॉर द इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए. तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनसाइडर ट्रेडिंग अगर कोई कंपनी करता है तो फाइन कितना होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ. नोट लेस देन 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़ से लेकर के 25 करोड़, सोच लीजिए. नोट लेस देन 10 लाख, मोर देन 25 करोड़ तक फाइन हो सकता है इनसाइडर ट्रेडिंग में. नवंबर 2000 में रिपोर्ट ऑफ द टास्क फोर्स ऑन कॉर्पोरेट एक्सीलेंस था, गवर्नेंस आया. फिर 2000 में इनेक्टमेंट ऑफ क्लॉज 49 आया.
क्लॉज 49 आया। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे मार्च 2001 में, मार्च 2001 में आरबीआई रिपोर्ट ऑफ द एडवाइजरी ग्रुप ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड एंड कोड आया। ये कोड आया आरबीआई रिपोर्ट का। ये इसका जो है ना, इसका मैं BERD, इसका मैं शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ, BERD, ठीक है। BERD आप याद कर रखिएगा, आप पे पूरा पॉइंट आपको याद हो जाएगा। और मतलब देखिए यहाँ पे राइट ऑफ शेयर होल्डर भी हो रहा है, रोल ऑफ स्टेक होल्डर भी हो रहा है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड। अगर BERD आपको याद होता है तो आप जो मार्च 2001 में जो आरबीआई रिपोर्ट आया था, वो एडवाइजरी ग्रुप ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड आया था, वो स्टैंडिंग कमेटी ऑन IFSC मीन्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड एंड कोड से रिलेटेड आया था। तो याद करिएगा, द बेसिस ऑफ एन इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क, राइट ऑफ शेयर होल्डर एंड की ओनरशिप फंक्शंस, इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स, रोल ऑफ स्टेक होल्डर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड। देखिए मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए कवर अप करवा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम टेकन अगर हो जाएगा तो फिर रिवीजन का कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस आपको मैं हाईलाइट कर दूंगा और आप खुद से इसको याद करें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, एटलीस्ट 15 मार्क्स इंस्टीट्यूट विल आस्क फ्रॉम दिस चैप्टर, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। अप्रैल 2001 में आरबीआई रिपोर्ट फॉर द कंसल्टिव ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आया। फिर दिसंबर 2002 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2002 में रिपोर्ट ऑफ द कमेटी, नरेश चंद्र कमेटी आया। नरेश चंद्र कमेटी 2002 में आया था, दिसंबर 2002 में आया था। पहला नरेश चंद्र कमेटी ऑन कॉर्पोरेट ऑडिट एंड गवर्नेंस कमेटी पे आया था, कॉर्पोरेट ऑडिट और गवर्नेंस कमेटी पे आया था। DCA डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर, इसको पहले डिफरेंस बोलता था, अब तो MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर बोला जाता है। दिसंबर 2002 में रिपोर्ट ऑफ द कमेटी नरेश चंद्र कमेटी आया था और कॉर्पोरेट ऑडिट पे आया था। फिर फरवरी 2003 में NR नारायण मूर्ति कमेटी का मतलब कुछ बोले थे यहाँ पे सेबी रिपोर्ट, फरवरी 2003 में द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन इट्स एफर्ट टू इम्प्रूव द गवर्नेंस स्टैंडर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमिटी टू स्टडी द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होते हैं सेक्शन 149 में दिया हुआ है, और रिलेटेड पार्टी सेक्शन 188, लेटर पार्टी 188 एंड इट्स मैनेजमेंट एंड डायरेक्टरशिप एंड डायरेक्टर कंपनसेशन से और कोड ऑफ कॉन्डक्ट से रिलेटेड फरवरी 2003 में नारायण मूर्ति का रिपोर्ट आया था। फिर जुलाई 2003 में जो नरेश चंद्र कमेटी था उसका सेकंड रिपोर्ट आया जुलाई 2003 में, और वो रिपोर्ट आया था ऑन रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड पार्टनरशिप। जो प्राइवेट कंपनी और पार्टनरशिप है उसको रेगुलेशन करने के लिए आया था, कंपनी एक्ट 1956 एंड पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब हम लोग जानते हैं जो क्लॉज 49 था ना, उसको अमेंड किया गया फिर से, और जो अमेंड किया गया उसमें जानते हैं क्या क्या अमेंड किया गया। क्लॉज 49 एज करेंटली इन इफेक्ट इंक्लूड्स द फ्लोइंग की रिक्वायरमेंट, ठीक है। जो बोर्ड है इसमें किया गया कि जो इंडिपेंडेंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड कंपनी मस्ट है मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वेयर द चेयरमैन इज एग्जीक्यूटिव और प्रमोटर। देखिए सीधा सीधी बोर्ड में बोलता है ना कि अगर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव होगा ना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द डायरेक्टर शैल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर जो चेयरमैन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा तो उस कंपनी का जो भी डायरेक्टर है 1/3 ऑफ द डायरेक्टर शैल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे ऑडिट कमेटी बोलता है, देखिए ये LODR से रिलेटेड दिया हुआ है, 2/3 ऑफ हुम शैल बी द इंडिपेंडेंट, ठीक है। यहाँ पे नोटिस करिएगा ये LODR का प्रोविजन है कि 2/3 ऑफ जो डायरेक्टर होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मगर अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 देखा जाए तो ऑडिट कमेटी सेक्शन 177 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में जो दिया हुआ है वो बोलता है ना कि एटलीस्ट 3 और मोर डायरेक्टर तो होना ही चाहिए, और मेजोरिटी नंबर ऑफ डायरेक्टर शैल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलता है, जो कि हम लोग का कंपनी एक्ट 2013 बोलता है। मगर ये जो LODR मीन्स लिस्टिंग ऑब्लिगेशन LODR है उसमें बोलता है कि 2/3 ऑफ हुम मस्ट बी इंडिपेंडेंट बोलता है। अब डिस्क्लोजर, जो लिस्टेड कंपनी है उसको पीरियडिकली डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, क्वार्टरली दे, मंथली दे या 6 मंथ दे,
या ईयरली दे। सीईओ सीएफओ का सर्टिफिकेशन होना चाहिए ऑन इंटरनल कंट्रोल एंड रिपोर्ट। फिर कोटक कमेटी रिकमेंडेशन आया जून 2017, ये नया इंसर्ट किया है, ओल्ड मेट में नहीं था ये सब। कोटक कमेटी रिकमेंडेशन आया जून 2017 में। सेबी हैड फॉर्म्ड ए कमिटी फॉर इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ लिस्टेड कंपनी इन इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री उदय कोटक। कमिटी मेड 80 recommendation in 2017 which cover composition, role of BOD and its committee, promoters, related agreement, enhancing transparency, disclosure, strengthening. SEBI has accepted most of the recommendations, some without, some with modification. मतलब कुछ जो कोटक थे ना, वो श्री उदय कोटक, ये भी कुछ रिकमेंडेशन दिए थे और बोलता है कि सेबी था ना, कुछ एक्सेप्ट किया रिकमेंडेशन उनका और कुछ एक्सेप्ट नहीं किया। सम रिकमेंडेशन हैव बीन रेफर्ड टू above other regulatory body have and the balance have been considered as voluntary compliance. The mandatory compliance must come with recommendation being introduced in phases and allowing the company to implement the changes step by step. Okay, next one is OECD प्रिंसिपल। जानते हैं कि OECD प्रिंसिपल ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसमें क्या बोलता है? ये जो हम लोग जो मार्च 2001 में जो RBI रिपोर्ट जो IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो कोड वगैरह को आया था ना, वही सेम पॉइंट यहाँ भी याद करिएगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड कोड का जो था ना मार्च 2001 में जो RBI रिपोर्ट दिया था, द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सेम लाइन यहाँ पे रिपीट किया हुआ है, इसको आप याद कर लीजिएगा OECD गाइडलाइंस से। OECD प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर आएगा कि डिस्क्राइब करने के लिए, तो द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, राइट ऑफ शेयर होल्डर, इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर, रोल ऑफ स्टेक होल्डर, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड। यहाँ पे कि द 2004 रिविजन्स कवर 4 मेन एरिया, ए न्यू सेट ऑफ प्रिंसिपल ऑन डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एडिशनल प्रिंसिपल टू स्ट्रेंथन द एक्सरसाइज ऑफ इन्फॉर्म्ड ओनरशिप। अब हम लोग नेक्स्ट फेज में आते हैं, द सेकंड फेज ऑफ रिफॉर्म कॉर्पोरेट गवर्नेंस आफ्टर सत्यम। जो सत्यम का जो कांड हुआ था उसके बाद का जानते हैं कि सेकंड फेज कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। प्लीज सत्यम के बारे में जान लेते हैं। सत्यम कंपनी एक IT कंपनी था और इसका जो शेयर प्राइस था उसमें स्टॉक एक्सचेंज में 300 रुपये का शेयर प्राइस चल रहा था इसका। तो और इसका डे बाई डे ना इसका 100% 200% इसका शेयर का प्राइस इंप्रूव कर रहा था, प्रॉफिट शो कर रहा था। देखिए कंपनी ऑटोमेटिक अपना अगर प्रॉफिट शो करेगा, इंक्रीज करेगा प्रॉफिट, तो ऑटोमेटिक है कि उसका शेयर प्राइस इंक्रीज करेगा। तो ऐसा ही चलता रहा था। तो बट एक ऐसा समय आया 2009 में ना कि उसका सत्यम कंपनी के जितना भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे वो रिजाइन कर दिए, टोटल का टोटल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिजाइन कर दिए। जब टोटल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिजाइन किया तो उस कंपनी का जो प्रमोटर था उसको मतलब झटका लगा, तो खुद क्या करता, उसको मजबूरी में आकर के बताना पड़ा मीडिया को कि हाँ मैं ऐसा मतलब अपना जो प्रॉफिट था वो उसको मैं मतलब ज़्यादा बढ़ा के मैं दिखाया था, इसी कारण मेरा शेयर का जो प्राइस था, और हाँ उसका शेयर का प्राइस 300 रुपीज़ था उसमें, मगर अगर उसका जब ये सब डिस्क्लोज किया तो उसका शेयर का प्राइस आपको बिलीव नहीं होगा, उसका फेस वैल्यू जो शेयर प्राइस का जो फेस वैल्यू होता है 10 रुपीज़ उससे भी नीचे हो गया, 9 रुपीज़ उसका शेयर का प्राइस हो गया था उस समय, ये सब हुआ था। तो अगर जब सत्यम का ये सब हुआ फ्रॉड वगैरह, तो उसके बाद जितना भी IT कंपनी था, इन्फोसिस वगैरह हो गया, TCS वगैरह हो गया था, सबका शेयर का प्राइस रिड्यूस हो गया था, रिड्यूस होने लगा था। सबको लगने लगा था कि सब IT कंपनी ऐसा ही कर रहा है, मगर कुछ दिन के बाद सिचुएशन थोड़ा सुधर गया था। ये सब सत्यम के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे बोलता है ना कि इन एडिशन टू द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी नेस्कॉम इसको बोलता है, सेल्फ डिस्क्राइब द प्रीमियर ट्रेड बॉडी एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ द IT BPO इंडस्ट्री इन इंडिया, आल्सो फॉर्म्ड ए कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक कमिटी। ये एथिक कमिटी मतलब कमिटी बनाया गया नेस्कॉम, एक जो भी इंडिया का जो भी IT कंपनी है उसका एक एसोसिएशन जो इथिकल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो अप करवाने के लिए एक एसोसिएशन बनाया गया, और उसका जो कमेटी बना उसको चेयरमैन बनाया गया NR नारायण मूर्ति, जो कि इन्फोसिस का ओनर है, मतलब प्रमोटर है। NR नारायण मूर्ति को बनाया गया चेयरमैन NR नारायण मूर्ति, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एंड ए लीडिंग फिगर्स इन इंडियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म। द कमिटी इश्यूड इस रिकमेंडेशन इन
mid 2010, focusing on a stakeholder in the company. The report emphasizes the recommendation related to audit committee and whistleblower policies. ठीक है, हम लोग अब जानते हैं कि जो सेकंड फेज जो सत्यम का जो फ्रॉड हुआ था, तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुआ, जैसे क्या हुआ, सेबी एक्शन में आया, एमसीए मींस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो एक्शन में आया। तो पहले जानते हैं कि सेबी एक्शन में आके क्या किया। ओके, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्शन में आके क्या किया। सितंबर 2009 का बात है, द सेबी कमेटी ऑन डिस्क्लोजर एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यूड ए डिस्कशन पेपर दैट कंसीडर प्रपोजल। यहाँ पे बोलता है सेबी एक्शन क्या क्या लिया। पहला तो सेबी एक्शन लिया कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को अपॉइंटमेंट करने का एक्शन लिया कि हर एक कंपनी को सीएफओ अपॉइंट करना कंपलसरी होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बाय द ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी अपॉइंट करेगा। ऑडिट कमेटी एज पर सेक्शन 177 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 आफ्टर एड्रेसिंग द क्वालिफिकेशन, उसका क्वालिफिकेशन देखना पड़ेगा, उसका एक्सपीरियंस देखना पड़ेगा और उसका बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट, वो जो कैंडिडेट है उसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। फिर रोटेशन ऑफ ऑडिट पार्टनर इन एवरी 5 ईयर्स, जो भी ऑडिट का जो पार्टनर है वो हमेशा 5 ईयर में रोटेट होते रहेंगे। मतलब एक ऑडिटर अगर एक कंपनी में अपॉइंटमेंट होता है तो वो एक टर्म जो अपॉइंट होता है ना, वो 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। तो वो 5 साल कंपनी में एज एन ऑडिटर काम करेगा, फिर कूलिंग पीरियड कंप्लीट करने के बाद फिर से वो 5 साल अपॉइंट हो सकता है, मीन्स 1 टर्म के लिए फिर से। फिर वॉलेंट्री एडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, देखिए ये ऑब्सोल्यूट हो चुका है, IFRS अब खत्म हो चुका है, अब इंडिया ऑलरेडी इंड एस अडोप्ट कर चुका है। तो यहाँ पे ये भी लिखिएगा, ठीक है, इंस्टीट्यूट में अभी भी दिया हुआ है, तो वॉलेंट्री एडॉप्शन ऑफ IFRS भी लिख दीजिएगा और इंड एस भी लिख दीजिएगा। वॉलेंट्री एडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड और फिर इंटरिम डिस्क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट ऑन हाफ ईयरली बेसिस। अरे यहाँ पे आप हाफ ईयरली बेसिस कर रहे हैं, अभी आजकल का डेट में तो रिलायंस कंपनी है जो क्वार्टरली डिस्क्लोजर दे रहा है, ठीक है। फिर स्ट्रीमिंग और टाइमलेस सबमिशन ऑफ वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय लिस्टेड एंटिटीज एंड रिक्वायर्ड लिस्टिंग एग्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं एमसीए क्या क्या एक्शन लिया। एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर क्या क्या एक्शन लिया। ये बोलता है इंडिपेंडेंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे वो इंडिपेंडेंस होना चाहिए। इंडिपेंडेंस जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि जो भी लिस्टेड कंपनी होता है उसमें 1/3 ऑफ द डायरेक्टर शैल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और कुछ ऐसा कंपनी होते हैं, पब्लिक कंपनी होते हैं, उनको एटलीस्ट 2 डायरेक्टर शैल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। तो पहले जानते हैं कि कौन सा ऐसा कंपनी है जिसमें कि एटलीस्ट 2 डायरेक्टर मीन्स 2 डायरेक्टर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए और लोन बोरोइंग डिवेंचर मोर देन 50 करोड़ होना चाहिए और टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़ होना चाहिए। तो ये सब कंपनी को 2 डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो 1/3 ऑफ द डायरेक्टर शैल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके देन, और ये जो जितना भी चीज़ हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में डिस्कस किए वो एज पर सेक्शन 149 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में दिया हुआ है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में डिस्कस किया, एमसीए बोला। फिर बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। द ऑडिट कमेटी, बोर्ड को दिया गया, मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। और फिर ऑडिट कमेटी सेक्शन 177 में हम लोग जो पढ़ते हैं उसको दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऑडिटर को दिया गया, जो ऑडिटर सेक्शन 139 से सेक्शन 147 तक है जो कंपनी एक्ट में, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। और सेक्रेटरियल ऑडिट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, सेक्रेटरियल ऑडिट एज पर सेक्शन 2004 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। ओके, नेक्स्ट वन इज मैकेनिज्म टू इनकरेज एंड प्रोटेक्ट विसिल ब्लोइंग। विसिल ब्लोइंग मतलब होता है कि कंपनी में अगर कुछ गलत चल रहा है तो कोई विसिल ब्लोअर मीन्स जाकर के एमसीए या सेंट्रल गवर्नमेंट को जाकर बता दे कि हाँ कंपनी में कुछ गलत चल रहा है। तो ये बोलता है मैकेनिज्म टू इनकरेज एंड प्रोटेक्ट विसिल ब्लोइंग, मतलब विसिल ब्लोअर अगर कोई बता देता है जाकर के कंपनी के बारे में कि हाँ कंपनी में कुछ गलत चल रहा है तो उसका नाम को डिस्क्लोज ना करें, क्योंकि अगर डिस्क्लोज कर दीजिएगा तो नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। Important provisions include issuance of formal appointment letter to directors, ठीक है। सेपरेशन ऑफ ऑफिस को सेपरेट किया गया, चेयरमैन एंड सीईओ का, सीईओ और चेयरमैन का ऑफिस अलग अलग हुआ। इंस्टीट्यूशन ऑफ नॉमिनेशन कमेटी फॉर द सिलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, नॉमिनेशन कमेटी जो सेक्शन 178 में दिया हुआ है। लिमिटिंग द नंबर ऑफ कंपनी इन विच द इंडिविजुअल कैन बिकम ए डायरेक्टर,
हाँ, जो एक इंडिविजुअल है एज एन और डायरेक्टर, वो 20 कंपनी में ही एज एन डायरेक्टर काम कर सकता है, और उसमें जो डायरेक्टर काम करेगा वो मोर देन 10 कंपनी, पब्लिक कंपनी नहीं होना चाहिए। फिर टेन्योर एंड रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर का टेन्योर और रेमुनरेशन भी बताया गया। जैसे रेमुनरेशन 197 में है ना कि एक डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो उसको 5% मिलेगा, अगर मोर देन 1 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो उसको 10% मिलेगा। अगर एक सिर्फ क्या बोलता है ना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो उसको 3% मिलेगा। सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 3% मिलेगा नेट प्रॉफिट का। अगर एक भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो जाता है तो उस कंपनी में जितना भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसको सिर्फ 1% मिलेगा नेट प्रॉफिट का। प्रॉफिट का मीन्स 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट उसको सैलरी मिलेगा, ठीक है। और टोटल कंपनी में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं जो सबको मिला करके 11% से ज़्यादा का सैलरी नहीं देना होगा, ठीक है। ये सब 197 में डिस्कस किया है कंपनी एक्ट सेक्शन 187 में। फिर ट्रेनिंग ऑफ डायरेक्टर को ट्रेनिंग करवाना पड़ेगा, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड एडिशनल परमिशन टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर, स्टैट ऑडिट जो सेक्शन 139 से सेक्शन 147 में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर इसका वीडियो भी आपको चाहिए स्टैट ऑडिट का तो मेरा ऑलरेडी हर एक सेक्शन का अगर वीडियो आपको चाहिए मतलब तुरंत रिवाइज करना है तो मेरा वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आप सर्च करें सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर मानसू रंजन क्लासेस, आपको अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट वन आते हैं इम्पैक्ट ऑफ क्लॉज 49 ऑन आईटी गवर्नेंस। आईटी गवर्नेंस जो क्लॉज 49 आया वो क्या बोलता है। जो भी आईटी गवर्नेंस है वो क्या क्या बेनिफिट आया, क्या क्या बेनिफिट उससे हुआ कंपनी को। ईआरपी, हर एक कंपनी नाउअडेज अडॉप्टिंग ईआरपी। तो ईआरपी में क्या होता है ना कि मैनुअल, जो भी लोग मैनुअल काम करते थे ना वो रिड्यूस हो गया, और मैनुअल रिड्यूस होने से जो वाइस्ड होते थे, जो मैनुअल काम करते वो वाइस्ड हो जाते थे काम करते हुए, वो वाइस्डनेस कम हो गया, उससे फ्रॉड कम गया। तो ये सब है आईटी गवर्नेंस में ईआरपी अडॉप्ट होने से, ये सब दिया हुआ इसमें, आप देख लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वन में आते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस एंड कोड इन इंडिया। द कंपनी एक्ट 2013 की इनिशिएटिव, यहाँ हम लोग और भी हाईलाइट करेंगे थोड़ा। दिस इनिशिएटिव आर डिस्कस अंडर 5 थीमेटिक कैटेगरी। जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस इन कोड इन इंडिया है वो उसको 5 कैटेगरी में डिवीजन किया हुआ है। पहला कॉर्पोरेशन सोसाइटी मीन्स CSR के बारे में दिया हुआ है एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के बारे में दिया हुआ है। फिर एब्सेंटी शेयर होल्डर परमेसी एंड प्रोटेक्शन, फिर बोर्ड एंड देयर प्रोसेस, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी रिपोर्टिंग, और अनलिस्टेड कंपनी गवर्नेंस। हम लोग लाइन बाय लाइन यहाँ से कवर अप करते हैं। कॉर्पोरेशन सोसाइटी के बारे में क्या दिया हुआ है, जो कोड एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया है। बोलता है कॉर्पोरेट CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहले बात कि हम लोग ये जानते हैं CSR होता क्या है। तो CSR कौन सा कंपनी को CSR कमेटी बनाना पड़ेगा जिस कंपनी का नेटवर्थ है ना वो 500 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, और उस कंपनी का जो टर्नओवर है मीन सेल रेवेन्यू है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर। देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट है, एनी फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल अगर किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़, नेटवर्थ 500 करोड़ और टर्नओवर 1000 करोड़ अगर एक्सीड करता है किसी भी ईयर में, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो उस कंपनी को CSR कमेटी मीन्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी बनाना पड़ेगा। तो ये जानते हैं कि जो CSR कमेटी जो बनेगा उसमें कितना डायरेक्टर, नंबर ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए। कम से कम तो 3 डायरेक्टर होना चाहिए, और उसमें जो 3 डायरेक्टर होंगे उसमें तो कम से कम 1 डायरेक्टर शैल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन हम लोग ए प्लान देखते हैं। स्पेंड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और जो कंपनी जो CSR जो कंट्रीब्यूट करेगा मीन्स इन्वायरमेंट के प्रति, वो 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। जो कंपनी का जो पिछला 3 साल का जो प्रॉफिट हुआ है उसको एवरेज करके 2% निकाल देंगे, और उतना ही कंपनी को करना पड़ेगा, कंपलसरी है कि आपको CSR करना ही पड़ेगा। फिर बोलता है कि गिव प्रेफरेंस इन स्पेंडिंग टू लोकल एरिया। अब बोलता है कि कंपनी आपको जहाँ पे सिचुएटेड है वहाँ पे आपको पहला प्रेफरेंस है कि आप वहाँ पे डेवलपमेंट करें। In case of failure achieve the spent target, the board shall in its annual report to stakeholders, shareholders, explain the reason why the required obligation was not met। बोलता है कि अगर कोई कंपनी है
CSR नहीं कर पाया तो उसको बोर्ड रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि हाँ हम CSR क्यों नहीं कर पाए बोर्ड रिपोर्ट में। फिर नेक्स्ट वन हम लोग देखिए CSR के बारे में। CSR जो है ना सेक्शन 135 में दिया हुआ है। इसका मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ और यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आपको ओनली CSR के बारे में जानना है तो सेक्शन 135 या CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्च करें, हिमांशु रंजन क्लासेस सर्च करें, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इसलिए मैं इतना डिस्कस नहीं किया, मैं उस वीडियो में टोटल डिस्कस करूंगा। शेड्यूल 7 होता है, क्या होता है, सब मैं डिस्कस करूंगा उसमें। फिर नेक्स्ट वन जानते हैं स्टेक होल्डर इश्यू क्या होता है। स्टेक होल्डर सेक्शन 178 में दिया हुआ है कंपनी एक्ट 2013 में कि स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनाना पड़ता है। तो पहले ये जानते हैं कि स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी कौन सा कंपनी है जिसको स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनाना पड़ेगा। जितना भी कंपनी है ना भारत में, उसका अगर 1000 शेयर होल्डर, उस कंपनी में अगर 1000 शेयर होल्डर है या 1000 डिवेंचर होल्डर है या 1000 डिपॉजिट होल्डर है एंड एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर, कुछ भी है, 1000 शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर एंड एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर एट एनी टाइम, पूरे साल में कभी भी एट एनी टाइम ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर इज नाउ रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ए स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। एक स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनाना पड़ेगा। अगर पूरे साल में आपके कंपनी में 1000 कभी भी शेयर होल्डर हो, चाहे डिवेंचर होल्डर हो, डिपॉजिट होल्डर हो या सिक्योरिटी होल्डर हो, कभी भी अगर 1000 हो जाता है आपकी कंपनी में तो आपको स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनाना पड़ेगा। तो पहले ये जानते हैं कि जो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी जो बनता क्यों है। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी इसलिए बनता है ना कि कंपनी में कुछ भी अगर ग्रीवांसेस मींस कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है, कोई भी शेयर होल्डर या डिवेंचर होल्डर या डिपॉजिट होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर, तो MCA या सेंट्रल गवर्नमेंट को या NCLT को रिपोर्ट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एब्सेंटी शेयर होल्डर प्राइमेसी एंड प्रोटेक्शन। ये बोलता है कि रिस्ट्रेंट ऑन इंटरेस्टेड शेयर होल्डर वोटिंग राइट। जो शेयर होल्डर जो इंटरेस्टेड होते हैं ना, उनको जो वोटिंग राइट है वो रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा एज पर सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। रिलेटेड जो भी शेयर होल्डर है वो रिलेटेड हैं कंपनी से, मीन्स उस कंपनी का डायरेक्टर का भाई है, चाहे उस कंपनी का प्रमोटर का भाई है, तो वो वोटिंग नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर वो वोटिंग करेगा तो बायस है वो ऑलरेडी, तो वो वोटिंग नहीं कर सकता है। इसलिए रेस्ट्रेंट ऑन इंटरेस्टेड शेयर होल्डर वोटिंग राइट। नो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट शैल बी एंटर्ड इनटू एंड एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कंपनी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। वो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा नहीं बन सकता बशर्ते प्रायर अप्रूवल स्पेशल रेजोल्यूशन पास अगर कंपनी ना कर दे। नो मेंबर ऑफ द कंपनी शैल वोट ऑन सच स्पेशल रेजोल्यूशन टू अप्रूव एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट व्हिच मे बी एंटर्ड बाय द कंपनी सच a related party. Next one we have to discuss containing other private benefit of control. Director and KMP key major personnel may not engage in forward transaction in security company holding securities. हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ओनली डिस्कस करेंगे। कंटेनिंग द पीरियड्स ऑफ प्रीमेडिंग। ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया उसका नेक्स्ट पॉइंट बोर्ड एंड देयर प्रोसेस। बोर्ड में बोलता है कि ऑन बोर्ड चेयर COD यूलिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट रोल्स एंड रिक्वायरमेंट टू पोजीशंस ऑफ द बोर्ड चेयर मॉनिटरिंग चीफ एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूशन बेस्ट प्रैक्टिस स्टैंडर्ड स्टिपुलेट द सेपरेशन। ये आप लोग देख लीजिएगा। मैं मोस्ट अंडरलाइन कर देता हूँ, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे देखिए रिपीट किया हुआ है। कोई रिलेशन और रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड ऑन मेकिंग बोर्ड इंडिपेंडेंस काउंट। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। यहाँ पे फैमिली बिजनेस से रिलेटेड है, वो एग्जाम में पूछता है। मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन फैमिली बिजनेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो पहले ये जानते हैं कि फैमिली बिजनेस, अरे भारत में भी जो रिलायंस है वो फैमिली बिजनेस ही तो है, टाटा फैमिली बिजनेस ही है। तो पहले ये जानते हैं कि फैमिली बिजनेस के बारे में। फैमिली बिजनेस होता क्या है इन इंडिया। भारत में फैमिली बिजनेस रेंज फ्रॉम स्मॉल मॉम एंड पॉप स्टोर, किराना दुकान से लेकर के लार्ज कॉन्ग्लोमेरेट विथ इक्वली वैरिड बिजनेस इंटरेस्ट। भारत में
छोटा से छोटा किराना स्टोर से अगर ले लें तो बड़ा से बड़ा रिलायंस कंपनी तक ये फैमिली बिजनेस तक है, यही बोलता है। तो पहले जानते हैं कि एडवांटेज ऑफ द फैमिली बिजनेस ओवर नॉन फैमिली बिजनेस। एडवांटेज क्या क्या है फैमिली बिजनेस का? पहला कमिटमेंट जो भी लोग काम करते हैं वो कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, पैशन के साथ काम कर सकते हैं और डेडिकेशन के थ्रू काम करते हैं। अगिल डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, डीप इंडस्ट्री इंसाइट। मैं आपको जो मेन पॉइंट है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, आप इसका जो दिया हुआ है वो आप पढ़ लीजिएगा। डीप इंडस्ट्री इंसाइट, म्यूचुअल ट्रस्ट, क्योंकि पूरा डिस्कस करने से बहुत टाइम टेकिंग हो रहा है। डिसएडवांटेज ऑफ द फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस का क्या क्या डिसएडवांटेज है? स्टाफ रिक्वायरमेंट, स्टाफ रिक्रूटमेंट। देखिए डिसएडवांटेज तो है इसका फैमिली बिजनेस का, स्टाफ रिक्रूटमेंट नहीं हो पाता है, रेजिंग फंड फॉर ग्रोथ नहीं हो पाता है, बाहर से पैसा नहीं आता ना, सब तो शेयर कुछ कर नहीं सकते हैं फैमिली बिजनेस में। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, फैमिली में झगड़ा होता है। ओनरशिप वर्सेस मैनेजमेंट, सब लोग चाहता है कि मेरे को ओनरशिप मिले, तो ये सब है डिसएडवांटेज। फिर मैनेजिंग फैमिली बिजनेस चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। थ्रू फैमिली बिजनेस हैव ऑलवेज बीन इन इंडिया, मैनेजिंग दम इट इज यूनिक चैलेंजेस। ठीक है, मैनेजिंग द डाइवर्स ओपिनियन ऑफ फैमिली मेंबर इन द बिजनेस, सॉल्विंग द इंटरनल इश्यूज एंड डिस्प्यूट, क्रिएटिंग क्लियर सक्सेशन प्लान, क्रिएटिंग करेगा क्लियर सक्सेशन प्लान बिटवीन सिबलिंग्स एंड कजन्स। ठीक है, डिफिकल्टीज द यंगर जनरेशन में फेस इन प्रूविंग themselves to the former generation, differing views between older generation and newer generation, hiring external staff which may perceive the career advancement, freedom and decision making and solely the regular streaming access to capitals। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन फैमिली बिजनेस के बारे में जानते हैं, क्या क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस फैमिली बिजनेस में होना चाहिए। गवर्नेंस इश्यू फैमिली और बिजनेस में क्या क्या होना चाहिए। सम ऑफ द गवर्नेंस इश्यू दैट क्रॉप अप इन फैमिली बिजनेस आर डिस्कस बिलो। रोल ऑफ बीओडी मीन्स रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहिए। रोल ऑफ सीईओ अपॉइंट करना चाहिए। सक्सेशन प्लान के बारे में बताया भी है। इंटरनल कंट्रोल फॉर्मेशन के बारे में बताया है। फिर यहाँ पे सर्टेन चैलेंजेस अभी भी है। इनोवेशन फॉर ए कम्पिटिटिव एडवांटेज, रिटेनिंग टैलेंट, इफिशिएंट सक्सेशन प्लान, नीड फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। चैलेंजेस फिर इसके साथ है। अब नेक्स्ट वन इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज द एमयू सिस्टम। बोलता है गुड गवर्नेंस फॉर स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज are essential for efficient and open market for both domestic international level. In many countries, state-owned enterprises are main provider of key public service including the OECD गाइडलाइंस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोग वहाँ पे भी दिखे थे, जो आप लोग को मैं बताया था BERD मीन्स द बेसिस ऑफ ये सब करके। BERD जो शॉर्ट फॉर्म बताया था उसका जो भी है BERD, आर मतलब 3 चीज़ था, रोल ऑफ स्टेक होल्डर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड, ये सब आया था। The guidelines aim to professionalize the state as the owner, make a state-owned enterprise operator as similar to efficiency, transparency के साथ काम करना चाहिए, accountable के साथ काम करना चाहिए, ensure that competition between a state-owned enterprise and private enterprise which shallow car if it conducted applying। मतलब ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी का बीच का बात बता रहा था। OECD guidelines focused on the following area: rationale for state ownership, the state role as an owner, a state-owned enterprise in the marketplace, equitable treatment of shareholder and other investor, stakeholder relation and responsibility, responsible business, disclosure and transparency, responsibility of the board and the state-owned enterprise। So इतना ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, वो मैं आपको डिस्कस कर दिया। अब जो भी थोड़ा बहुत है वो आपको देख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज कंप्लीटेड। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस देन मेरे बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, और भी जो कंपनी एक्ट का जो भी सेक्शंस वगैरह है, सेक्शन 149 से लेकर के सेक्शन 2004 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। और भी डिविडेंड हो गया, प्रोड्यूसर कंपनी हो गया, और SPM
स्टैटिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का टोटल 50 मार्क्स का, जितना भी आप लोगों को लेक्चर चाहिए टोटल 50 मार्क्स का, फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 4 ऑलरेडी पूरा अपलोडेड है यूट्यूब पे, और बिजनेस वैल्यूएशन का अपलोडेड है कुछ पोर्शन, और लॉ का तो पूरा निधि कंपनी से लेकर के, प्रोड्यूसर कंपनी से लेकर के, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी से लेकर के, मतलब सब कुछ है। आपको चाहिए तो आप मेरा हिमांशु रंजन क्लासेस आप सर्च करें, आपको जो चाहिए आप वहाँ पे आप देख करके आप देख सकते हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस नाउ इज कंप्लीटेड फर्स्ट चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसका लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड लोग के साथ, और इसका मैं नेक्स्ट वीडियो जो इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, सोशल रिस्पॉन्सिबल, सोशल इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो भी मैं नेक्स्ट टुमारो आई विल अपलोड दिस। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स सो प्लीज़ like my videos and share with your friends, and most important please subscribe my channel. Thank you.